नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं चंद्रकांता जी की लिखी कहानी आवाज। अमावस की ठस अंधेरी रात। पहाड़ों की पात से घिरे गांव की ढलुआ छतें हैं कि कजलाए ढू और कोयले के ढेर, भूत प्रेतों की आकारहीन शक्लों में घात लगाए खड़े लंबे ऊंचे दरख्त। झीना झीना में अभी भी अटक अटक कर बरसे जा रहा है। कीचड़ कांदों में घुटनों तक सनी लड़की छाती से पोटली चिपकाए ऊबड़ खाबड़ जंगल में बदहवास गुजरती खंडहरों में पहुंच गई है। अंधेरे में मुड़ मुड़कर आहटे टोहती वह बूढ़े चिनार के तने से पीठ टिका चौतरफ के परिदृश्य का अंदाजा लगाना चाहती है। कौन सी जगह है यह? पुलवामा, अनंतनाग, बिजबिहारा तो नहीं? आसपास कोई बस्ती नजर नहीं आती। काले खंबे मुंह नाक ढके मुजाहिदों की तरह आसमान में बंदूकें ताने खड़े हैं। शायद वह मारतंड के खंडहरों में पहुंच गई है। उसने आसपास टटोल टटोल कर धरती को थपथपाया। नोकदार खुरदुरे ठोक चट्टानों को हथेलियों से महसूस करते घिसट घिसट कर सुरक्षित सी ऊँट ढूंढ ली। चौड़ी सी चट्टान हाथ लगी। शायद ललितादित्य के समय की कोई ध्वस्त मूर्ति हो। आसमान में काले बादलों को चीरकर रोशनी की तलवार खिंच गई और पत्थरों का ध्वस्त साम्राज्य आंखों के आगे नंगा हो गया। हाँ, वह सचमुच ललितादित्य के 8वीं शताब्दी में निर्मित खंडहर हुए मंदिरों के प्रांगण में आ पहुंची है। उन लोगों से काफी दूर। वे इधर नहीं आएंगे। आसपास ही कहीं सेना के जवान पहरे दे रहे होंगे। मन भर वजनी टांगे फैलाते उसके आंसू निकल आए। घुटनों में पीप पड़े फोड़े की तीखी पीर चीस रही है। गोद में ढकी मुंदी बच्ची में सांस की आवन जावन भी लग नहीं रही। शायद बेहोश हो गई है, मर नहीं सकती। दम घुटाकर बैठने की आदी हो गई है। उसने कपड़ा हटाकर बच्ची का मुंह खोल दिया। नाक के पास हथेली रख उसकी सांस महसूस की। ठंडे हाथों से गुनगुनी सांस छू गई तो भीतर कुछ सख्त सा जमा बूंद बूंद पिघलने लगा। आदी हो जाता है हर जुल्म का आदमी। 4 मास की बच्ची भी इस नियम का अपवाद नहीं। उसने बच्ची के कोमल गाल अपने गालों से सहलाए। हिलडुल से बच्ची कमजोर आवाज में किकियाई, क्या क्या। लड़की की छाती में गुनगुनी लहर उमड़ आई। उसने कमीज के बटन खोल दिए, उंगली से बच्ची के होठ टटोले और उसकी नाक बचाकर दूध पिलाने लगी। भूखी बच्ची के होठों में हरकत हुई, हल्की सी, पर जल्दी ही वह आकुल खोज में यहाँ वहां मुंह मारती नन्हे हाथ माँ की छाती पर रख दूध चूंघने लगी। लड़की ने बाहों में लगभग भींचकर बच्चे के बालों में उंगलियां फेरी। दूध पीते उसकी आधी गज भर दे रह रह सिहर उठती थी। कपड़ों के भीतर ढकी होने पर भी बच्ची भीग गई थी। लड़की ने चुन्नी का छोर निचोड़ बच्ची का सिर माथा पोंछ दिया और अपने शरीर से चिपकाकर गर्मी देने की कोशिश की। पत्थरों की ओट में बैठी लड़की अब वर्षा से सुरक्षित थी। चट्टानों के बीच यहाँ वहाँ उगी जंगली घास और बिच्छू बूटियों के बीच कहीं कहीं जुगनू चमक रहे थे, जिससे अंधेरे में छिपी अब शकुनी आकृतियों का एहसास तीव्र होकर भयावह लगने लगता था। दूर बहते किसी नाले की हरहराती शाएं शाएं गहरी खामोशी को तोड़ रही थी। किसी खंडित मूर्ति की टेक लगाकर बैठी लड़की की चेतना सुन्न हुई जा रही थी। भागते छिपते किसी कटे पेड़ की जड़ से टकरा पैर के अंगूठे में खोता लगा था। वह जगह बराबर टीसे जा रही थी। खून भी बह रहा हो शायद। गीली मिट्टी में लथपथ पैरों को खून और पानी का फर्क समझ नहीं आता। तृप्त होकर बच्ची माँ की गोद में गुड़ी मुड़ी होकर सो गई। लड़की भी सोना चाहती थी, पर अब शकुनी अंधेरा उसकी नसों पर हावी हो रहा था। करकती आंखों से वह 8वीं शती के उस महान सम्राट के साम्राज्य को चिन्हने की कोशिश कर रही थी, जो अपने ही विश्वस्त सेना नायकों द्वारा छल से मारा गया था। इस काली रात में क्या उस सम्राट की रूह यहीं कहीं भटक नहीं रही होगी? विजेताओं को अपने अमर साम्राज्य का खंडित चेहरा देखकर कैसा लगता होगा? नींद के झोंकों से लड़की की गर्दन झकोले खा रही थी। आधी जागृत आधी सुषुप्त अवस्था में
कभी आंखें मूंद जाती, कभी चौंक कर खुल जाती। पत्थरों के बीच किसी रेंगते जीव के खिसकने सरकने की आवाज से वह चौकन्नी हो आई। काई भरी दरारों से लंबा सा सांप सरक कर उसके पास से गुजर गया था। कितने भयानक सांप रहते होंगे इन खंडहरों में। कहीं काट लेता तो इस नन्ही जान का क्या हाल हो जाता। उसे तो खैर क्या डस लेते, साल भर से जहरीले नाग और बिच्छू उसकी देह में इतना जहर भर गए हैं कि सांप काट भी ले तो खुद ही मर जाए। सांप की तरफ ध्यान जाते उसकी जबरदस्त इच्छा हुई कि वह उन्हें एक बार देख ले। मरे हुए सांपों का दाह संस्कार करना चाहिए, माँ कहती है, नहीं तो उनका कोई वंशज बदला लेने जरूर आ जाता है। लेकिन क्या पता सांप मरे ही ना हो और उसका पीछा कर रहे हों, दबे दुबके खो हों, दरों में रेंग रेंग कर। उसे लगा सफेदों के जंगल बीच भागते, खलिहानों की कीच में धंसते पैर खींचकर निकालते अधमरे सांप बराबर उसका पीछा कर रहे हैं। बच्ची की चीखों से उन्हें दिशा बोध न हो, इस ख्याल से उसने बच्ची का मुंह ओढ़नी से बांध दिया था। ऐसा करते उसके भीतर हुक सी उठी थी। वे लोग लुकने छिपने के दौरान हमेशा बच्ची का मुंह कपड़े से कसकर बांध देते थे। उसकी चीखें बंद हो जाती और नन्हे गालों पर पानी लुढ़क आता, लेकिन भावुकता के लिए उसके पास वक्त नहीं था। वे उन्हें पा गए तो छोड़ेंगे नहीं, यह तय था। बच्ची की आवाज बंद हो गई तो पेड़ पौधों के बीच सांस लेती जीव जंतुओं की ध्वनियां मुखर हो उठी। वे लोग शायद वापस लौट गए हों, कमांडर ने लौटने का आदेश दिया होगा, या लड़की के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी काम याद आ गया होगा। क्या पता। नया साम्राज्य बनाने की जिद में जिहाद करने वाले तो कहते भी हैं कि उन्हें अगले पल का कोई अता पता नहीं होता। लड़की ने मार्तंड के खंडहरों के प्रति आभार सा महसूस किया। यह ओट न मिलती तो अपने पैरों की आहटों से ही वह मारी जाती। साल भर उसने मरने की कामना भले ही की हो, अब वह जिंदा बच निकलना चाहती थी। बैठे बैठे पीठ पर सुरसुराहट सी दौड़ी। उसने खंभे से पीठ रगड़ ली। कोई कीड़ा था शायद, मसल गया होगा। पास ही कहीं बिच्छू बूटी के झाड़ होंगे। टटोल टटोल धरती छूने और रास्ता तलाशने के हाथों में खासी खुजली भरी जलन मच रही थी। उसने नोकदार पत्थर से रगड़ रगड़ अपनी हथेलियां छील दी। दूर से नदी का स्वर विलाप कर रहा था, अंधेरी रात का स्यापा। चूर हुई देह इस एकांत रुदन की गूंज से सुन्न हुई जा रही थी, या शायद वनस्पतियों की महक का प्रभाव हो। काले कैनवास पर तेजी से रीलें खिंचती जा रही हैं, एक के बाद दूसरी। लंबे लंबे हाथ झपटकर अंधी खोह में खींचे जा रहे हैं। विनी, विनू, निकी, रानू, पास से गुजरती आवाजों का कारवां। हिकटा मिटका बोए, अनिनम डुन्य का, किकली कलीर दी, पग मेरे वीर दी, किकली की खैनू, की चोर सिपाही। नहीं, आल माल पहला थाल, माँ मेरी के लंबे बाल। कितने लंबे बाल थे माँ के। जब उन्होंने केश पकड़कर माँ को घसीटकर कमरे में पटक दिया तो उनके बाल कमर तक फैल गए थे। वह शायद प्रलय की रात थी, ओले तूफान और आंधी, खिड़कियों दरवाजों की चूलें हिल उठी थी। माँ पापा के साथ वह भी खिड़कियों की चिटकिनियां लगाने में जुट गई थी। उस दिन शहर में कर्फ्यू था, जंगजुओं का कर्फ्यू। बिजली गुल, सांसें भी डर डर कर बाहर आ रही थीं। माँ बाप और वह एक ही रजाई में घुसे सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी दरवाजे पर थापे पड़ने लगी थीं। पापा दरवाजा खोलने उठे तो माँ ने रोक लिया था। पहले झिर्री से देख लो, कुछ नहीं होगा। सफेद झक चेहरे से पापा दरवाजा खोलने मुड़े कि 4 युवक लातों से द्वार तोड़ उसके घर में घुस आए। काले कपड़े से मुंह आंखें ढके माँ की चीख निकल आई, ये तो यमदूत हैं। डरो नहीं, हम तुम्हें मारने नहीं आए। रात भर रहकर सुबह सवेरे चले जाएंगे। हाँ हाँ, पापा ने जाने कहीं से बेजान हाथों में हरकत लाई। आइए, आओ बेटा, हमारे पीछे पुलिस लगी है, कोई इधर पूछने आए कहाँ से आए हैं, यहाँ कोई नहीं है, समझे? हाँ हाँ, मैं सिर हिलाते पापा खातिरदारी में लग गए। माँ ने दूसरे कमरे में गद्दे खेस बिछा दिए। हमें भूख लगी है, खाना खाएंगे, उन्होंने हुक्म दिया। जैकेट वाला युवक शायद उनका सरदार था, अपनी तरफ का तो नहीं लगा, किताबी उर्दू बोल रहा था।
हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा ही घर है। माँ ने सोचा होगा आओ भगत करेंगी तो हमें बख्श देंगे, तब तक हाथ सेक लो। माँ ने दहकती कढ़ाई थमाई और चौके का रुख किया। वक्त जैसे ठहर गया। हवा में ऑक्सीजन की इतनी कमी की माँ, पापा और विनी एक एक सांस के लिए हाफने लगे। तभी दाढ़ी वाले ने धमाका सा कर दिया। सुनो, अपनी इस लड़की को पानी देकर भेज दो, हमें रात को प्यास लगती है। दाढ़ी वाला साथियों की ओर देख भद्दे ढंग से मुस्कुरा दिया। माँ पापा पानी का जग ग्लास लिए कमरे की चौखट पर खड़े हो गए तो दाढ़ी वाले का माथा सिकुड़ गया। सिर पर कफन बांध कर निकले हैं हम। 1 खून की सजा फांसी तो 10 खून की सजा भी वही फांसी, समझे ना? ज्यादा चालाकी करोगे तो जान से हाथ धो लोगे। उसका हाथ पिस्टल पर चला गया। विनी की टांगें थरथराने लगी। वह बदहवास होकर घर के कोने अंतरे ढूंढने लगी। लपक कर खिड़की की चिटकनी खोल दी और गली में कूद गई। बाहर सन्नाटा, सांस रोके बैठा था। दूर तक कोई आदमजाद नहीं। पस्त खिड़की से कूदने पर भी उसकी टांगों में चोट लगी। घुटनों पर हाथ दिए वह उठकर भागने वाली ही थी कि दाढ़ी वाले ने फुर्ती से झपटकर बाह पकड़ ली और बेदर्दी से अंदर खींच लिया। वाह छोकरी, अपने प्यारे अब्बा अम्मी की लाशें देखना चाहती है। कमरे की ओर घसीटते उसने विनी की ढकी मुंदी देह उघाड़नी शुरू कर दी। प्लीज ऐसा मत करो। नहीं नहीं। विनी ने हाथ पैर मारे, दांतों लातों से अपना बचाव करने की कोशिश की। रोते गिड़गिड़ाते श्री कृष्ण को याद किया, पर श्री कृष्ण ने चीर नहीं बढ़ाए। माँ पापा बंद कमरे में बेटी की दबी घुटी चीखें सुनते रहे और ईश्वर से सहायता मांगते रहे, लेकिन ईश्वर कर्फ्यू की रात में कैसे आ पाता। विनी को मरना था, मर गई। एक देह बच गई, तोड़ी मुड़ी टुकड़ा टुकड़ा हुई देह, जिसे लार टपकाती नजरों से देखते कंजी आंखें वाले युवक ने माँ से कहा, तुम्हारी लड़की हमारे सरदार को भाग गई। खुशकिस्मत हो, यूं अब यह तुम्हारी बिरादरी में किसी काम की नहीं रही, नापाक हो गई। उस वक्त पापा के हाथ बंधे थे, माँ के मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। कमरे के बीचों बीच चित्त पड़ी माँ मरी हुई लग रही थी। यूं हाथ खुले भी होते तो भी क्या होना था। वे लोग विनी को भी अपने साथ ले गए। जहां जहां गए मुंह आंख पर पट्टी बांधना कभी भूले नहीं। वह चलती रही उनके साथ साथ, एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी। कभी गाय बाड़े में, कभी भूसा कोठरी में, कभी धुर जंगल की खोहो खंदकों में। उनके पिस्टल बारूद, AK-47, कालिसनिकोव आदि जरूरी नगों के साथ एक और जरूरी नग विनी। साल भर वह कड़े पहरे में रही। एक रात वे देर तक डेरे पर नहीं लौटे। अच्छा मौका था भाग निकलने का, लेकिन भागना आसान नहीं था। उनके लोग हर नाके कोने में छिपे उसकी गतिविधियों की टोह लेते रहते थे। विनी को मरने की इजाजत नहीं थी। भागने की गलती को उन्होंने माफ नहीं किया। 3 जने चले जाते तो चौथा उसकी चौकीदारी पर तैनात रहता। तुम भी जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वे लोग जरूरी काम कर रहे हैं। विनी उसे टरकाने की कोशिश करती, पर वे लोग खुखार दरिंदे भले हों, बेवकूफ नहीं थे। उनकी नोच खसोट से विनी की आत्मा जख्मी हो गई थी। अपने माल की हिफाजत भी तो जरूरी काम है। वे हंसते तो उनके काले मसूड़ों में फंसे खून सने कच्चे गोश्त के रेशे नमूदार हो जाते। विनी अपने भीतर घुस जाती। इन दागदार मसूड़ों में चाकू घोंप दे तो क्या हंस पाएंगे ये कच्चे गोश्त के आहारी। पहले विनी को उपकाई आती थी। उसने उनके कपड़ों पर उल्टी करने के अपराध में लात घूसे भी खाए थे, लेकिन अब आदत हो गई है। हर रात तारे मेखे बनकर आसमान में ठुक जाते। विनी के भीतर कोई हिंस जीव जबड़े कसता रहता। काश वह यह मेखे उनकी आंखों में ठोक पाती। रात भर वह तरकीबें सोचती रहती। सुबह उनके लिए खाना बनाने में जुट जाती। देर होने पर वे बौखला जाते थे। इस बीच वह एक बच्ची की मां बन गई। उस रात गौशाला में पुआल के ढेर पर छटपटाते उसने ईश्वर को जी भर कर कोसा। लिज लिजे होठ वाला गांव से किसी औरत को बच्ची की नाल काटने के लिए पकड़ लाया था। औरत सहमी हुई थी। उसने रक्त सने पुआल के ढेर पर मटका औंधा कर जगह साफ कर दी तो खून का नाला गौशाला के बीच बह निकला। उस वक्त जन्म और मृत्यु की मिली जुली गंध सूंघते लड़की को लगा कि वह रक्त नदी में बह रही है। गांव से लाई गई औरत ने चिथड़े से विनी को पोंछ पाछ कर सूखे पुआल पर लिटा दिया। उस वक्त उसके हाथों के साथ होठ भी कांप रहे थे। वे लोग बच्ची से मुक्त होना चाहते थे
उन्होंने बच्ची औरत को थमाकर कुछ आदेश निर्देश भी दिए, लेकिन औरत जाते जाते लौट आई और उन लोगों के मुड़ते ही बच्ची को कपड़े में लपेटकर माँ की बगल में लिटा दिया। लड़की की छातियां अपने अधमैले दुपट्टे से पोंछ उसने बच्ची के होठ छुआ दिए, लेकिन बच्ची और माँ दोनों को तमाम तमाशे से तटस्थ देख औरत ने गरम उसास भरी, हाय बदकिस्मत, ईश्वर तुझे मुक्ति दे। उसके आखिरी शब्द विनी भूल नहीं पाई, वह दुआ थी या बद्दुआ। बदबख्त विनी थी या वह निष्पाप बच्ची जिसकी मौत की कामना उन लोगों के साथ औरतों ने भी की थी। विनी ने उस वक्त होश में आते ही चाहा था कि इस नन्ही मांसपिंड की गर्दन पर दबाव डाल अपनी टूटी देह आत्मा का बदला ले, पर इस बेहद आसान काम के लिए उसके हाथ नहीं उठे। उसके भीतर बैठा हिंस जीव इतनी आसानी से तृप्त नहीं हो सकता था, बल्कि उसकी इस हरकत से तो उन शैतानों को ही मुक्ति मिलनी थी। दूसरे दिन जब बच्ची की नाभि में पीप पड़ गई और वह जोर जोर से चीखने लगी, तो उन्होंने अपने बचाव के लिए उसे खत्म करना निहायत जरूरी समझा। विनी के भीतर अचानक अधड़ सा उठा, विचित्र सा अधड़। उसने उनके पैर पकड़ लिए। मैं इसका मुंह बांध दूंगी, यह नहीं रोएगी। देखो इस बेचारी को कितनी तकलीफ हो रही है, रहम करो इस पर। ये लोग विनी को आश्चर्य से देखते रहे, शायद तरस भी खा गए या सोचा हो कि इस पिद्दी सी जान को टेटुआं दबाकर कभी भी चुप कराया जा सकता है। फिलहाल उन्होंने बच्ची का मुंह विनी की पुरानी चुन्नी से कसकर बंद कर दिया और बच्ची को लगभग उछाल कर विनी की गोद में डाल दिया। तुम तो क्या बांधोगी इसका मुंह, तुझे तो बेकार की इल्लत से अमार हो गया है। वे बार बार बच्ची की आवाज से गुस्साते, हर बार कपड़े का पट्टा कसकर उसके मुंह पर बांधा जाता। उनके आँख होठ होते ही विनी बच्ची का मुंह खोल देती और उसे फिरन से अंदर छिपा लेती। बच्ची के दूधिया चेहरे पर कपड़े के अक्स खुद गए थे। कपड़ा खुलने पर भी वह दूध पीने के लिए होठ हिला नहीं पाती। विनी आंच पर कपड़ा गर्म कर उसके मुंह और पेट पर टकोरे देती। माँ के बताए घरेलू नुस्खे बच्ची पर आजमाती। बच्ची उसकी कुच्छड़ में सिकुड़ कर चिपक जाती। उसकी 2 हाथ की हटियल देह अक्सर घुटी घुटी सिसकियों से सिहरा करती। विनी का बेहिस्स होता मन ऐसे में गरम मोम की तरह टपकने लगता। अपनी देह की छीछालेदर की गवाह इस निष्कलुष जीव में उसका अपना ही अंश अपने से बाहर आकर उसका हमराज बन गया था। इसे वह हर हाल में सुरक्षित रखना चाहती थी। सड़क से कोई ट्रक गुजरा है। घर घराती आवाज के साथ ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को चीरकर खंडहरों के बीच आगे बढ़ गई है। सेना की गश्त होगी। विनी खंडहरों के बीच उकड़ू बैठ दुबक गई। भीतर बैठे डर से वह अभी भी मुक्त नहीं हो पाई थी। सेना तो रक्षक है, पर अकेली औरत को देखकर रक्षक का मन डोल न जाए, इसकी गारंटी तो इतिहास पुराण भी नहीं देते। फिर रात के अभेद अंधेरे में पसरे सुनसान के बीच खंडहरों में प्रेतनी सी घूमती औरत शक के दायरों में आएगी ही आएगी। यूं वह अब अच्छी लड़की कहाँ रह गई। उसकी राह में पलक पावड़े बिछाने वाले लोग अतीत हो गए। माँ बाप बचे ही होंगे तो क्या बाहें खोल उसे अंकुर लेंगे। उसे उग्रवादियों के बीच रही उस लड़की की याद आई जो उनकी चंगुल से निकल मीलों मील खतरों के जंगल पार करती शरणार्थी शिविरों तक पहुंच गई। पर स्वयं याचक बने शरणार्थी समाज ने उसे अपने शिविर में गज भर जमीन भी न दी। सचमुच विपत्ति व्यक्ति को ही नहीं तोड़ती, उसके विवेक को भी ध्वस्त कर देती है। विनी के भीतर गुस्सा धधक उठा। वह अभिजात्य ब्राह्मणों के घर क्यों जन्मी। अपनी जाति का नाश करने वाले देवस्वामियों की पवित्रता पर रोने का मन हुआ, लेकिन उसकी आंखों की नमी बहकर निशेष हो चुकी थी। अब उसमें शुष्क जलन कड़क रही थी। साल भर दरिंदों के साथ रहकर उसने अपने सीने में एक हिंस जीव पाल रखा था जो सांप बिच्छुओं से अटे खंडहरों के बीच भी उसे जीने के लिए उकसा रहा था। उसने उस हिंस जीव से दोस्ती कर ली क्योंकि उसके साथ माया मोह ममता प्यार व्यार की कोई बंदिशें या तवालतें नहीं थीं। वह एक अग्निपिंड था जिसने विनी को ग्लेशियर होने से बचा लिया। वह न होता तो इतनी आसानी से विनी कब्र से बाहर आ पाती। विनी पूरी तन्मयता से उन लोगों की सेवा में खड़ी रहती। वे बर्फबारी में कभी सीमा पर सामान लाने चले जाते। उनके पैर बर्फीली ठंड से सूज जाते। वह चिलमची में नमक डाल गर्म पानी लाकर उनके पैर सेकती। एनकाउंटर में कोई जख्मी हो जाता तो एहतियात से पट्टी बांध देती जैसे जन्म की नर्स हो।
वे भी उससे खुश रहने लगे थे। तू तो डॉक्टर बनना चाहती थी ना, लो हमने तुम्हें इम्तिहान दिए बिना ही डॉक्टर का सर्टिफिकेट दे दिया। इधर भूसा कोठरी में चूहों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया था। एक रात लंबी नाक वाले का अंगूठा काट खाया। गोली दागने में माहिर लंबी नाक वाले को हाय हाय करते देख विनी ने बाहर से संजीदा, भीतर से खुश होकर सोचा, इसकी नाक उतर डालते तो अच्छा था। उस दिन सरदार परेशान था। उसके कुछ यार दूसरे गुट में शामिल हो गए थे। कोई ईमान ही न रहा सालों में। उसे जबरदस्त गिला था। विनी माथा दबाती रही। रात भर चूहे सरदार की टांगों पर उछल कूद करते टप्पे खेलते रहे। उसने गुस्से में आकर 2-4 चूहों को गोली से भून दिया और पूंछ पकड़ दरवाजे से बाहर फेंक आया। विनी को दहशत हुई, ऐसे ही आदमियों के साथ भी करता होगा। उसने चिंता से कहा, कितनी गोलियां बर्बाद करोगे, चूहे मारने की दवा क्यों नहीं लाते? इस पर मोटे होठ वाले ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। हमें मारना चाहती है बज्जात? पिंजरा चूहों के लिए काफी है, तुम इसकी फिक्र मत करो, अपने काम से काम रखो। लेकिन वे जंगली चूहे थे, पिंजरे में रहना उन्हें कबूल नहीं था। ला दो दवा, मैं आटे की गोली में मिला बिलों के मुंह पर रख दूंगी या सूखी मछली में लपेट दूंगी, तुम लोग भी चैन से सो पाओगे। उस रात विनी ने सरदार की बड़ी सेवा की। वह शायद उसकी बच्ची का बाप था, या क्या पता वह वाला जो उसके मुंह पर कपड़ा कस देता था। सरदार प्यार के अतिरेक में मारा गया। नीला थोथा जैसी कोई जहरीली पुड़िया लाकर उसे थमा दी। जरा ख्याल से रखना, बाद में साबुन मलकर हाथ धो लेना, नहीं तो चूहों के साथ हमारी चूहिया भी जन्नत को रवाना होगी। सरदार ने प्यार से हिदायत दी। वे लोग खीखी कर दाढ़े दिखाते रहे। विनी ने उनके खून सने जबड़ों को अनदेखा कर दिया। कैसे मरूंगी मैं, मुझे तो तुम लोगों की सेवा करनी है। यह हुई ना बात, हमारा राज्य बनेगा तो तुझे जरूर मिनिस्टर बना देंगे। सरदार ने उसे नई नजर से देखा। तो पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। विनी उसके विश्वास की पात्र बन गई थी। रात उसने रोगन जोश पकाया, खूब मसालेदार, कोई महक मुश्क नहीं। उन्होंने दारों की बोतलें गले में उड़ेली, छक्कर खाया, तारीफें की और खाते खाते ही लंबे हो गए। विनी थोड़ी देर बर्तन समेटती खटर पटर करती रही। रोए कान बनकर आवाजें टोहते रहे। पुआलों के बिछौनों से पहले गंगुआती आवाज उठी, फिर आक आक उल्टियां। विनी ने 4 फौलादी जिस्म ऐंठते देखे। उसके भीतर का हिंस जीव तृप्त हो गया। बच्ची को गोद में समेट विनी नंगे पैर भूसा कोठरी से बाहर निकल आई। मनमंत्रों बाद उसकी कब्र का मुंह खुल गया था। सोने आंगन में पल भर खड़े होकर उसने बौने पहाड़ों को सिर उठाकर देखा और देखी दिए की आखिरी लौ जो भड़भड़ाकर थरथराई और गुल हो गई। दूर से किसी ने टॉर्च घुमाया। उन लोगों के लिए कोई संदेशा था शायद। वे जवाब ना पाकर कोठरी की तरफ आ सकते हैं। विनी बेतहाशा भागने लगी। दुनिया के आखिरी छोर तक हवाओं को चीरती, धरती रौनती, जख्मी और लहूलुहान होती। उसका अभियान सफल हो गया था। शिथिल और संतुष्ट व मारतंड के खंडहरों में थम गई। मुर्गे की पहली बांग से ध्वस्त मूर्तियां जाग उठी। हड़बड़ाकर विनी ने आंखें खोली। उनका क्या हुआ? टॉर्च वालों ने उनकी कब्रें खोदी या भूसा कोठरी में ही अग्निदाह कर दिया? गूंगू गूंगू गूं, पूर्वी आकाश से उजास फूटा। चिनार के पत्तों बीच छिपी गूंगी ने कुहक कर उसका ध्यान खींचा। विनी कीचड़ से लथपथ देह लिए उठी। वर्षा ने जगह जगह पानी के ताल बना दिए थे। साफ तलैया के पास पहुंचकर उसने बच्ची को चौड़ी चट्टान पर लिटा दिया और पानी में घुसकर देह से मिट्टी उतारने लगी। बच्ची चट्टान का सख्त स्पर्श पाकर पहले कुनमुनाई, बाद में चीख मारकर रोने लगी। विनी को उसके रुदन की आवाज अनूठी लगी, जैसे पहली बार सुन रही हो। उसने हथेलियां भर भर पानी बच्ची पर उछाला और उसकी ऊंची उठती आवाजों को खंडहरों में गूंजते और आसमान को छूते देखती रही। उसके दिल से सारा डर निकल गया। अभी आप सुन रहे थे चंद्रकांता जी की लिखी कहानी आवाज। कहानी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।